मैं सबसे पहले आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एजुकेशन की मीनिंग क्या है। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स की एजुकेशन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ, मृत्यु के बाद क्या हो जाती है? पूरी तरह से तभी खत्म होती है। तो हम इससे एक बात समझ में आती है कि एजुकेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। तो अब हम समझेंगे राइट टू एजुकेशन की नीड क्यों पड़ी हमें। एजुकेशन को फंडामेंटल एजुकेशन को हमें राइट बनाने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में आप अगर पढ़ते हो तो आप सभी को पता होगा कि एजुकेशन के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे कमीशन आए और कोठारी कमीशन में ये बात पहले ही की गई थी कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सभी जो कमीशन आए, इन कमीशन से क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इन कमीशंस में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी और एजुकेशन को हम सभी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको क्या किया गया? राइट बनाया गया। अगर एजुकेशन को हम राइट बना देंगे तो ये उसका राइट हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा और अधिकार को किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों को लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए एजुकेशन को राइट बनाया गया। इससे पहले एजुकेशन राइट नहीं था, जिससे हमारे देश में शिक्षा का स्तर जो था बहुत ही नीचे था। अगर आप फ्रेंड्स, आपको सभी को पता नहीं है, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की साक्षरता दर 36% थी। कितनी थी? 36% से भी कम थी। और इसलिए एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने के लिए और एजुकेशन में क्वालिटी को, गुणवत्ता को लाने के लिए शिक्षा को अधिकार बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब इसकी लंबी कहानी है, ये तुरंत नहीं है। इससे पहले कई सारे कमीशन आए, जैसे हमारा राधा कृष्ण आयोग आया, मुदालिया कमीशन आया, उसके बाद हमारी कोठारी कमीशन आया, फिर NP 1968 आया, NP 1986 आया, यशपाल कमेटी 1992 आया, NCR 2005 आया। उसके बाद हमारा SSA सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। इन सभी के बावजूद भी एजुकेशन सभी तक नहीं पहुंच पाया। इस वजह से इस कमियों को पूरा करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि अब एजुकेशन को क्या किया जाए? एजुकेशन को चिल्ड्रन का राइट बना दिया जाए ताकि उसे एजुकेशन लेने से कोई भी रोक ना सके। इसके लिए जो सबसे पहले एजुकेशन को राइट बनाने के लिए 2000 जो राइट टू एजुकेशन है ये 2009 में आया। 2009 में आया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 82 अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन को, जो एजुकेशन है उसको आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। राइट टू एजुकेशन को 86 अमेंडमेंट के तहत लाया गया और इसे आर्टिकल 21A के अंदर क्या किया गया? ऐड किया गया और ऐड करके इसको हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फ्रेंड्स, आपको पता है फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिसे लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर इन राइट्स का हनन होता है, अगर ये इन राइट्स को लेने से अगर हमें कोई स्टेट या कोई भी व्यक्ति वंचित करता है तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों के लिए हम क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। इसके साथ ही RTE 2009 में कुछ नई नई बातें भी कही गई। अब जो नई RTE 2009 में क्या क्या बातें थी अब हम वो समझेंगे। सबसे पहले RTE 2009 आते ही इसमें क्या किया? एजुकेशन को बच्चों का राइट बना दिया और ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। इसके साथ ही RTE ने सबसे बड़ा जो वर्क किया वो किया, इसने EWS कोटा हमें प्रोवाइड किया। EWS की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। मींस की जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन मिलेगा। मींस की उन्हें क्या मिलेगा? जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन मिलेगा पुअर क्लास के चिल्ड्रंस को। जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके और इस रिजर्वेशन का क्या कर सकते हैं? लाभ उठाकर एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसका जब ये रिजर्वेशन पॉलिसीज आई स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चों को हम एडमिशन दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बट लेकिन बुक का खर्चा और बाकी जो स्कूल बस के चार्जेस होंगे वो किसके होंगे?
वो टाइप से बड़े स्कूलों में एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलने के साथ ही उन स्कूलों के अंदर इतने सारे को करिकुलर एक्टिविटीज होती है और वो एक्टिविटीज जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है और फिर उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, तो पुअर फैमिली के लोग जो थे और उनकी बुक्स भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इतना सारा बर्डन क्या कर सकते थे, नहीं उठा सकते थे। तो वो एडमिशन ले लिया और जब देखा कि बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है तो उन्होंने क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया, बच्चों को नाम कटवाने लग गए। तो जिससे क्या हुआ, ये इसका जो EWS कोटे का एक हम कह सकते हैं ये इसकी क्या थी, खामियां थी या कमियां थी। इस कमियों को भी अब क्या किया गया है, दूर कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि EWS कोटे के अंदर बच्चों को बुक्स मिलती हैं और जो बच्चे का बुक्स के पैसे हैं और ट्रैवलिंग के पैसे हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें रिफंड कर देती है। जिससे क्या हुआ, इन्हें राहत मिली। क्योंकि अगर ऐसा ये जो इस वजह से क्या होता था कि ये जो सीटें थी खाली रह जाती थी और ये सीटें जो प्राइवेट स्कूल के लोग थे ना, प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग हैंडल करते हैं वो क्या करते थे, इन सीटों को बड़े बड़े दामों पे वो कर देते थे, सेल कर देते थे। एक सीट 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, इस तरह क्या करते थे, हाई स्कूलों में ये सीटें बिक जाती थी। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए अब क्या कर दिया गया है, इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बुक्स, फीस फ्री के साथ साथ बुक्स और ड्रेस और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पुअर फैमिली के बच्चे भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कहाँ, प्राइवेट स्कूलों में ले पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, RT का एक एडवांटेज है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसकी वजह से जो लोग कभी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते थे वो भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्या है, स्टेप्स है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो नेक्स्ट है, इससे पहले क्या होता था, अगर आप फ्रेंड्स देखो जिस टाइम पे हम सभी स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे एक क्लास में 80 बच्चे, 90 बच्चे और एक टीचर, और वो टीचर सभी बच्चों की क्वारीज को क्या कर सकता था, हैंडल नहीं कर सकता था, ना ही सभी बच्चों पे फोकस कर पाता था, ना ही ध्यान दे पाता था। जिससे क्या होता था, एजुकेशन में क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती थी। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए RT ने बात स्ट्रिक्टली कह दी है कि एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होना चाहिए। अगर 31 स्टूडेंट भी होते हैं तो क्लासरूम में 2 टीचर होंगे। ये RT में स्ट्रिक्टली कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे 1 टीचर पे 30 स्टूडेंट होंगे एंड सेकेंडरी लेवल पे 1 टीचर पे 35 स्टूडेंट्स होंगे। ये बात कही गई ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। और फ्रेंड्स RT में ये भी बात की गई है कि बच्चों को एडमिशन देने से कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। पहले क्या होता था, बच्चों को कई सारे डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स को बोलते थे ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, और उनके पास वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था तो वो एडमिशन नहीं देते थे। इससे कई बच्चे ऐसे होते थे जो एजुकेशन से वंचित हो जाते थे। इस कमियों को दूर करने के लिए RT ने बोला विदाउट एनी बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों को एडमिशन दो। और इन्होंने बोला सीधा बच्चों को RT में और भी बातें की गई है, बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलना चाहिए। अगर मैं 8 साल की हूँ तो मेरा एडमिशन फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। मेरा एडमिशन मेरे 8 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है, बच्चे जो होते हैं 5 साल 6 साल के बच्चे फर्स्ट में होते हैं, 7 साल के बच्चे सेकंड में, 8 साल के बच्चे थर्ड में। तो मेरा एडमिशन थर्ड में होना चाहिए। और थर्ड में एडमिशन करो और मुझे फर्स्ट सेकंड का जो मेरी क्लास छोटी है वो भी रिकवर करवाएंगे। ये बात RT में कही गई कि बच्चों को उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, एडमिशन। और RT में दूसरी बात जो कही गई है सबसे बड़ी, वो है 6 से लेके 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। जो भी चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। साथ में मिड डे मील मिलना चाहिए। दूसरा, और जो सबसे बड़ी बात RT में ये कही गई है कि कोई भी जैसे जो बच्चे का जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर, जो प्राइमरी का स्कूल है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, और सेकेंडरी स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। 1.5 से 2 और उनका 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इससे ज्यादा दूरी पे कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। बच्चों के नियर बाय उन्हें स्कूल प्रोवाइड करो ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। ये पूरा का पूरा क्या था, RT। और ये RT को फंडामेंटल राइट में डालकर और बच्चों को फंडामेंटल राइट में डालने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वो था कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाना और उसके राइट बनाने पे कोई भी व्यक्ति को उसके शिक्षा को लेने से, उसके अधिकारों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बच्चे के पेरेंट्स भी बच्चों को शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते। और बच्चों को अगर शिक्षा लेने से कोई भी पेरेंट्स रोकते हैं तो स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और स्कूल के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है तो उसके घर से जाकर बच्चे को स्कूल में
अधिकार है वो सभी बच्चों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आरटी से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।